नमस्कार। अभी तक हम अपनी कुंडली कैसे पढ़ें इस सीरीज़ में 7 सूत्र डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। आप वो सब सुन सकते हैं। तो आज मैं कुंडली में शुभ प्रभाव कैसे पढ़ते हैं वो उन 7 सूत्रों में से जो शुभ प्रभाव वाले हैं उनका निचोड़ लूँगा। तो उसमें हम आज पहला सूत्र लेंगे और दूसरा, चौथा और छठा सूत्र उन सब का निचोड़ लेंगे बिल्कुल मैथमेटिकल मैनर में। तो आप एक तो हम महात्मा गांधी जी की कुंडली यहाँ पर लेंगे तो वो ड्रॉ कर लें अपने हाथ से तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पर जो 8वां सूत्र है मेनली वो ये है, नैसर्गिक शुभ ग्रह उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करते हैं और अशुभ फल में कमी करते हैं। पहला किसके? जिस भाव में वो बैठे हों या जिस भाव को देखते हो। तो पहले तो यहाँ भाव की बात है, जिस भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठेंगे या जिस भाव को देखेंगे उसके शुभत्व में वृद्धि करेंगे और अशुभत्व में कमी लाएंगे। दूसरा कैसे करते हैं वो? जिस भाव के स्वामी के साथ बैठे हों या जिस भाव के स्वामी को देखते हों उनके भी शुभ परिणामों में वृद्धि होगी, अशुभ परिणामों में कमी आएगी। और तीसरा कैसे उन पर शुभ प्रभाव डालते हैं? जिस भाव के कारक के साथ वो बैठे होंगे या जिस भाव के कारक को देखते होंगे नैसर्गिक शुभ ग्रह उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करेंगे, अशुभ प्रभाव में कमी लाएंगे। तो ये जो है ये सम टोटल है आपका दूसरा सूत्र, चौथा और छठे सूत्र का, 3 सूत्रों का ये सम टोटल है। और फिर पहला सूत्र हमने आपको बताया ही था, चाहे वो नैसर्गिक शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन जब वो अपने भावों में बैठते हैं या अपने भावों को देखते हैं तो वो उन भावों के शुभ परिणामों में वृद्धि करते हैं और अशुभ परिणामों में कमी लाते हैं। तो यहाँ मैं महात्मा गांधी जी की कुंडली आपको दिखा रहा हूँ। पिछली पूरे सीरीज़ में इसमें पिछले सभी सूत्रों में हम ये कुंडली डिस्कस कर चुके हैं टाइम टू टाइम। तो इसको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ये आप अपने ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि हम ये बार बार नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो हमने मेनली एक टेबल तैयार किया है आपकी सुविधा के लिए। उसको अगर आप एक बार समझ गए तो इन सूत्रों का निचोड़ आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप किसी भी कुंडली में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरी जो फाइंडिंग्स हैं मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसमें आपको कुछ एडिशन अल्ट्रेशन लगे, आपको लगे कुछ ऐड होना चाहिए था या कुछ गलत है यहाँ पर, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। तो अब पहला सूत्र क्या है? जिस भाव का स्वामी उसमें बैठा होगा, इस कुंडली में आप देखिए लग्नेश शुक्र लगन में बैठा है और 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा वहीं बैठा है। तो ये 2 भाव शुभ हो गए, इन पर शुभ परिणाम बढ़ गया, अशुभ परिणाम कम हो गया। पूरी तरह से शुभ कुछ भी नहीं होता, पूरी तरह से अशुभ भी कुछ नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कोई भी भाव का स्वामी जब अपने भाव में बैठता है या अपने भाव को देखता है तो उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करता है और अशुभ परिणामों में कमी लाता है। पूरी तरह से शुभ कुछ नहीं हो जाता। अब आइए, तीसरे भाव का स्वामी गुरु वो 9वीं दृष्टि से अपने भाव को देखता है तो तीसरा भाव बली हो गया। इसी तरह चौथे भाव का स्वामी शनि वो तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देखता है तो चौथा भाव भी बली हो गया। फिर 7वें भाव का स्वामी मंगल वो लगन में बैठ के 7वीं दृष्टि से देखता है अपने भाव को तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप देखिए इस कुंडली में 2 ग्रह अपने भावों में बैठे हैं, लग्नेश और दशमेश, और इसी तरह 3 ग्रह, तृतीय का स्वामी, चौथे का स्वामी और 7वें का स्वामी अपने भाव को देखते हैं। तो आप देखिए 12 में से 5 भाव तो ऐसे हो गए जिनके स्वामी या तो वहाँ बैठे हैं या उनको देखते हैं। तो ये था पहला सूत्र। अब आइए दूसरा सूत्र क्या था? जिस भी भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे या भाव को देखते होंगे, जिस भी भाव को देखते होंगे उसके शुभ परिणामों में वृद्धि होगी, अशुभ परिणामों में कमी होगी। तो अब आज एक एक करके लेते हैं। लग्न में बुध बैठा है, बुध यहाँ नैसर्गिक शुभ है। बुध आप देखो शुक्र के बहुत नज़दीक है तो बुध पर शुभ प्रभाव है शुक्र का, इसलिए बुध यहाँ नैसर्गिक शुभ माना जाएगा इस कुंडली में। तो
तो इस कुंडली में शुक्र और गुरु तो नैसर्गिक शुभ होते ही हैं, बुध भी नैसर्गिक शुभ हो गया। और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जबकि अपनी राशि में है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है, इसको केंद्रुम योग कहते हैं, ये बहुत ही अशुभ योग होता है। तो चंद्रमा यहाँ बली नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ शुभ करने में इतना समर्थ नहीं है। तो हम यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु को नैसर्गिक शुभ मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो लग्न में बुध है, ठीक है ना, बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो बुध यहाँ पर शुभ करेगा। ठीक है, फिर बुध ने 7वें भाव को देखा। ठीक, तो लगन में हमने क्या लिखा, भाव पहले में बुध का शुभ प्रभाव है, और बुध ने 7वें को देखा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, 7वें में भी बुध लिख दिया। फिर लगन में शुक्र है, तो लगन में शुक्र लिख दिया, यहाँ पर पहले भाव पर शुक्र का शुभ प्रभाव है, और शुक्र 7वीं दृष्टि से देखता है 7वें भाव को, तो वहाँ पर भी शुक्र का शुभ प्रभाव चला जाएगा। ठीक है, फिर गुरु बैठा है 7वें में, तो 7वें का शुभ करेगा, तो उसमें सामने लिख दीजिए गुरु। फिर गुरु ने किस किस भाव को देखा, गुरु ने देखा 11वें भाव को। ठीक है, तो 11वें पर गुरु का शुभ प्रभाव चला गया। गुरु ने लगन को देखा, लगन पर गुरु का शुभ प्रभाव चला गया। फिर गुरु ने देखा 3रे भाव को, वहाँ पर गुरु का शुभ प्रभाव चला गया। अब आप देख रहे हो, गुरु ने पहले हमने क्या कहा था, 3रे भाव को अपना स्वामी होने के नाते देखा, तो वहाँ पर शुभ प्रभाव चला गया। लेकिन अब गुरु नैसर्गिक शुभ होने के नाते 3रे भाव को देख रहा है, तो डबल शुभ प्रभाव। तो इसको समझिए गहरे से, जब भी कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो या किसी भी भाव को देखता हो, वहाँ शुभ कर देता है उसका। लेकिन जब वो अपना स्वामी होने के नाते वहाँ बैठा है या उसको देखता है, तो फिर डबल शुभ प्रभाव होगा, 2 गुना। जबकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह ये काम नहीं कर पाता। नैसर्गिक अशुभ ग्रह अपना स्वामी होने के नाते तो उसका अच्छा करेगा, लेकिन नैसर्गिक अशुभ होने के नाते बुरा प्रभाव भी डालेगा। इस चीज़ को समझना अच्छे से। तो अब आप यहाँ देख रहे हो नैसर्गिक शुभ ग्रहों का, 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पर शुक्र, बुध और गुरु, तीनों का प्रभाव पहले पर भी है, 7वें पर भी है। जबकि गुरु का प्रभाव दृष्टि की वजह से 11वें और 3रे भाव पर भी जा रहा है। अब आइए, सूत्र नंबर 4 मैंने आपको बताया था, भावेशों पर प्रभाव नैसर्गिक शुभ ग्रहों का। भावेशों पर प्रभाव, बुध लग्न में बैठा है, ओके, किस किस के साथ बैठा है, बुध वहाँ बैठा है शुक्र और मंगल के साथ। ठीक, और बुध की दृष्टि में कौन है, गुरु। तो ये जिन जिन भावों के स्वामी है वहाँ पर बुध का शुभ प्रभाव चला जाएगा। तो बुध बैठा है शुक्र के साथ, और शुक्र है लग्न और अष्टम का स्वामी, तो बुध का शुभ प्रभाव लग्न और अष्टम भाव पर चला जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा है बुध शुक्र पहले भाव के सामने, और इस तरह 8वें भाव के सामने लिखा है बुध शुक्र। फिर आइए, बुध मंगल के साथ ही बैठा है, तो मंगल जिन जिन भावों का स्वामी है वहाँ पर बुध का शुभ प्रभाव चला जाएगा। और मंगल है 2रे और 7वें भाव का स्वामी, तो 2रे भाव के सामने इसलिए हमने लिख दिया बुध मंगल, और इसी तरह 7वें के सामने लिख दिया बुध मंगल। ठीक है, फिर आइए, बुध ने गुरु को देखा, और गुरु यहाँ पर है 3रे और 6ठे भाव का स्वामी, तो बुध का शुभ प्रभाव 3रे भाव पर, ये लिखा ना हमने बुध गुरु, और 6ठे भाव पर बुध गुरु, उन पर चला जाएगा। दूसरा नैसर्गिक शुभ ग्रह इस कुंडली में है शुक्र, और शुक्र बैठा है लग्न में बुध और मंगल के साथ, और शुक्र की दृष्टि में कौन सा ग्रह आ रहा है, गुरु। तो शुक्र क्योंकि बुध के साथ बैठा है, और बुध
9वें और 12वें का स्वामी है, इसलिए 9वें भाव के सामने हमने लिखा शुक्र बुध, मतलब शुक्र का प्रभाव जा रहा है बुध पर, और बुध किन भावों का स्वामी है? 9वें और 12वें का। इस तरह 12वें भी लिख दो, शुक्र बुध, एक शुभ प्रभाव चला गया शुक्र का बुध के भावों पर। फिर आइए, शुक्र मंगल के साथ ही बैठा है, और मंगल किन भावों का स्वामी है? मंगल है दूसरे और 7वें भाव का स्वामी। तो दूसरे भाव के सामने फिर लिख दो आप शुक्र मंगल, मतलब शुक्र का प्रभाव मंगल के भाव पर चला गया। इसी तरह 7वें भाव पर शुक्र मंगल लिख दिया हमने, ये प्रभाव चला गया यहाँ पर, शुक्र का शुभ प्रभाव मंगल के दोनों भावों पर चला गया। फिर शुक्र ने देखा गुरु को, और गुरु किन भावों का स्वामी है? गुरु है तीसरे और 6ठे भाव का स्वामी। तो तीसरे भाव के सामने आप लिख दो शुक्र गुरु, और इसी तरह 6ठे भाव के सामने शुक्र गुरु, मतलब शुक्र का प्रभाव गुरु के दोनों भावों पर चला गया। अब आ जाइए गुरु को लेते हैं। गुरु की दृष्टि में आप देखोगे 3 दृष्टियां गुरु की होती है। 5वीं दृष्टि में आता है 11वां भाव, वहाँ कोई ग्रह नहीं है, लगन का भी हम डिस्कस करेंगे। और 9वीं दृष्टि में आता है तीसरा भाव, वहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। तो अब गुरु की दृष्टि में बुध, शुक्र और मंगल है, गुरु के साथ कोई ग्रह बैठा नहीं है। अब गुरु ने देखा बुध को, और बुध किन भावों का स्वामी है? 9वें और 12वें का। तो इसलिए 9वें भाव पर गुरु बुध मैंने इस तरह लिख दिया है, गुरु का शुभ प्रभाव चला गया, क्योंकि बुध यहाँ का स्वामी है 9वें का, और 12वें भी गुरु बुध लिख दिया हमने इस तरह से, गुरु का शुभ प्रभाव बुध के भाव पर चला गया इस तरह से। फिर आइए, गुरु ने देखा शुक्र को, और शुक्र किन भावों का स्वामी है? लग्न का और अष्टम का। तो इसलिए लग्न यानी पहला भाव गुरु शुक्र हमने यहाँ लिख दिया, और 7वां भाव नहीं 8वां भाव, तो गुरु ने शुक्र को देखा, शुक्र लग्न और 8वें का स्वामी है, तो गुरु शुक्र इसलिए हमने यहाँ लिख दिया दोनों में, ठीक है। कंप्लीट। तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पर वो एक दूसरे को देख रहे हैं, या उनकी नज़र में कोई आ रहा है, या एक दूसरे बैठे हैं किसी के साथ भी, वो जिन जिन भावों के स्वामी है वहाँ वहाँ इनका शुभ प्रभाव चला जाएगा। और मैंने एक एक करके लिख दिया। अगर अभी भी आपको कोई शक शुबा हो, कोई समझ ना आए, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अब आइए, 6ठा सूत्र क्या था? कारक। नैसर्गिक शुभ ग्रह जिन भावों के कारकों के साथ बैठे होंगे, या जिन भावों के कारकों को देखते होंगे, वहाँ पर इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा और अशुभ कम हो जाएगा। ये सूत्र था, पूरा वो देख सकते हो वीडियो। अब मैं एक एक करके लेता हूँ, फिर से दोबारा से शुरू करते हैं बुध से। बुध लग्न में है, बुध किसके साथ बैठा है? बुध बैठा है शुक्र और मंगल के साथ, और किसको देखता है? गुरु को, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि होती है। एक एक करके लेते हैं। बुध शुक्र के साथ बैठा है, और शुक्र किन भावों का कारक है? शुक्र है दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 12वें भावों का कारक। बहुत डिटेल में 6ठे सूत्र में मैं बता चुका हूँ ये सब बातें, तो आप वो वीडियो सुन सकते हो। तो शुक्र दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 12वें भाव का कारक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? बुध। अब देखो दूसरे के सामने लिखो सूत्र 6 कारक, इस कॉलम में आ जाओ। हमने क्या लिखा? बुध शुक्र। शुक्र क्योंकि टेस्ट सेंस का कारक होता है। फिर चौथे भाव में बुध शुक्र लग्जरी व्हीकल हैं, ठीक है ना। फिर प्रेम संबंध बुध शुक्र 5वें भाव के सामने भी इस तरह से। फिर 7वां भाव बुध शुक्र लाइफ पार्टनर है, प्रेम संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो सब, ठीक है। और क्या है? शुक्र किन किन भावों का कारक है? दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 12वें का। 12वां भाव क्या है? शैया सुख, तो 12वें के सामने भी इस तरह लिख दो बुध शुक्र। तो बुध ने उन भावों तक शुभ प्रभाव पहुंचा दिया जिनका शुक्र कारक था। अब आइए, बुध मंगल के साथ ही बैठा है, और मंगल किन किन भावों का कारक है? मंगल है तीसरे, चौथे, 6ठे, 7वें भाव का कारक। तीसरा है पुरुषार्थ, चौथा भाव जमीन जायदाद है, 6ठा भाव लड़ाई झगड़े का है, शत्रुओं का, और
सातवां भाव है सेक्सुअल डिजायर्स। ओके, तो इन सब पर शुभ प्रभाव चला जाएगा बुध का। तो आप देखो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, तीसरे में बुध मंगल, चौथे में फिर से बुध मंगल, छठे में बुध मंगल और सातवें में बुध मंगल। इस तरह बुध का मंगल जिन भावों का कारक है उन पर शुभ प्रभाव चला गया। फिर अब आप आइए, बुध ने गुरु को देखा सातवीं दृष्टि से। अब गुरु जिन जिन भावों का कारक है, और गुरु कारक है दूसरे का, तीसरे का, पाँचवें का, नौवें, 10वें, 11वें भावों का कारक, तो इसलिए बुध का शुभ प्रभाव, ठीक है, इन सब भावों पर चला जाएगा, दूसरे भाव पर। इसलिए मैंने यहाँ लिखा बुध गुरु। गुरु दूसरे भाव का कारक है धन और परिवार का, कुटुंब, ठीक है। फिर गुरु कारक है श्रवण का, तो बुध का शुभ प्रभाव बुध गुरु उस पर भी चला गया। फिर पांचवा भाव बच्चे, उन पर चला गया बुध का प्रभाव, क्योंकि गुरु वहाँ का कारक है पांचवें भाव का, ठीक है। तो इस तरह से नौवां भाव, फिर नौवां भाव क्या है, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, उन सब बातों का कारक है गुरु वहाँ पर। तो बुध क्योंकि देख रहा है गुरु को, और बुध इस कुंडली में नैसर्गिक शुभ है, इसलिए शुभ प्रभाव चला गया वहाँ पर। दशम भाव गुरु कारक है दशम भाव का, ब्राह्मण कर्म, तो बुध का शुभ प्रभाव चला जाएगा वहाँ पर। और इसी तरह 11वां भाव है बड़े भाई बहन, तो उनका शुभ प्रभाव चला गया यहाँ पर। यहाँ पर बुध ने अपना शुभ प्रभाव डाल दिया सभी पर। अब इसी तरह आप लो शुक्र को। शुक्र क्योंकि बुध के साथ बैठा है, और बुध जिन जिन भावों का कारक है, बुध है दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 10वें, इन सब भावों का कारक है। इन सब पर शुक्र का शुभ प्रभाव चला जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठा है। तो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, सूत्र 6 कारक, इस तरह से इसमें मैंने सब में लिख दिया नीचे, ठीक है। फिर शुक्र मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल अब जिन जिन भावों का कारक है, मंगल कारक है तीसरे, चौथे, छठे, सातवें का, इन सब पर शुक्र का शुभ प्रभाव चला जाएगा। फिर शुक्र ने देखा गुरु को, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि में गुरु है सप्तम में, तो सप्तम भाव में क्योंकि गुरु है, और गुरु कारक है दूसरे, तीसरे, पाँचवें, 9वें, 10वें, 11वें भावों का, तो उन सब पर शुक्र का शुभ प्रभाव चला जाएगा। अब आइए लेते हैं गुरु को। अब हम कारक डिस्कस करें सारे ये। अब हम गुरु को लेते हैं। गुरु है सप्तम में, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है। गुरु की दृष्टि में कौन है, बुध, शुक्र और मंगल, 3 ग्रह हैं गुरु की दृष्टि में। सातवीं दृष्टि में 3 ग्रह हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि में कोई ग्रह नहीं है। तो बुध जिन जिन भावों का कारक है, बुध कारक है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 10वें भाव का कारक, वहाँ पर गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा। फिर गुरु ने शुक्र को देखा, शुक्र है दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें भाव का कारक, वहाँ पर गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा। फिर गुरु ने मंगल को देखा, मंगल है तीसरे, चौथे, छठे, 7वें भाव का कारक, इन सब पर गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार कर दी है। इस टेबल में आप देखेंगे हमारे सूत्र 1, 2, 4 और 6 का निचोड़ क्या है। पहले भाव पर 6 शुभ प्रभाव हैं, वहाँ का स्वामी भी वही बैठा है। दूसरे भाव पर, जबकि वहाँ का स्वामी वहाँ नहीं बैठा और वहाँ शनि बैठा है, लेकिन अभी तक के क्राइटेरिया के हिसाब से 9 शुभ प्रभाव जा रहे हैं, और 7वें भाव पर 14 शुभ प्रभाव जा रहे हैं। इस तरह से आपने टेबल बनानी है, और इस तरह आप अशुभों के लिए भी एक टेबल बनाइए।
जो मैं अगली वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ओवरऑल इसका निचोड़ क्या निकला कि नैसर्गिक शुभ ग्रह बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जिसके साथ बैठेंगे, जिसको देखेंगे, वो जिन भावों के कारक हैं, वो जिन भावों के स्वामी हैं, सबका भला ही भला। एक संस्कृत नीति शास्त्र में श्लोक मिलता है, अयम निजय परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए क्या है, पूरी धरती ही कुटुंब के समान है, अपने लोग हैं सभी, और ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले, संकीर्ण मन वाले लोग ही करते हैं। तो बिल्कुल नैसर्गिक शुभ ग्रह बिल्कुल ऐसे होते हैं। उनका काम है सुगंध फैलाना, शुभ करना, भला करना सबका, चाहे कोई कितना ही अशुभ क्यों ना हो, वो अपना काम करके मानेंगे। तो उनके साथ जितने ग्रह बैठे हों बढ़िया, उनकी नज़र में जितने ग्रह आते हों और भी बढ़िया। उनके साथ अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए अशुभ ग्रह अपना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उनको। तो एक हिसाब से क्या है, मेरा अपना मानना है कि उनकी नज़रों में, उनकी दृष्टि में शुभ ग्रह आते हों तो ज़्यादा बढ़िया है। जिस तरह गुरु की दृष्टि में मान लो 5वीं और 9वीं में ग्रह अगर आते हों तो गुरु तो उनको शुभ कर देगा, लेकिन वो पलट के गुरु को अशुभ नहीं कर सकते। ये मतलब है, बहुत गहरी बातें हैं ये। तो धीमे धीमे सीखते रहिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, जो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वो पूछते रहिए और धीमे धीमे करके सभी बातें लेंगे। हमारा मकसद है एक क्रिटिकल एनालिसिस करके हॉरोस्कोप की तब प्रेडिक्शन करना, क्योंकि योग तो हज़ारों लाखों हैं आज की दुनिया में। आज की डेट में कोई रट नहीं सकता है इतने सारे योग, और योग कभी भी पूरी तरह से आप देखना अप्लाई होते नहीं, हर एक कुंडली पे नहीं अप्लाई होते, एक आध पे हो जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। तो आप एक एनालिसिस करना सीखिए हॉरोस्कोप की, और आप देखेंगे फिर विदाउट एनी फेल यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। तो हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, और आपको अच्छी लगती हैं वीडियो तो शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए कि किस तरह से आप इजीली सीख रहे हैं ज्योतिष, और इस तरह दूसरे भी सीख सकते हैं। दिवाली आने वाली है, मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।